तो आज हम पढ़ते हैं लेसन लेह। लेह एंड्रयू हार्वी का लिखा हुआ एस्से है। ये लेह पर लिखा है इसने। तो एंड्रयू हार्वी एक ब्रिटिश ऑथर है, रिलीजियस स्कॉलर और टीचर है। ये मिस्टिक ट्रेडिशन का। मिस्टिक ट्रेडिशन यानी कि जो स्पिरिचुअलिज्म जो मिस्टिसिज्म के साथ रिलेटेड है, जिसको हम कहते हैं कि जो सूफियाना तर्ज की रूहानियत पे यकीन करने वाले लोग हैं, उनको मिस्टिक्स कहते हैं। तो इसी का ये टीचर और स्कॉलर है एंड्रयू हार्वी। लेह में हम पढ़ेंगे कि ये बुद्धिज्म से इंस्पायर्ड है। बुद्धिज्म उसको अच्छा लगता है। इसमें बाकी जो रिलीजन्स है उनके भी कुछ एक्सेप्ट किए हैं। उनके मतलब उनके जो असरात हैं वो ले लिए हैं अपने आप पर। और ये इसने कई किताबें भी लिखी हैं इसी अपनी इस रिलीजियसिटी पर, इस मजहबी मकसद के लिए। तो चंद किताबों का नाम मैं लेता हूँ। द होप, अ गाइड टू सीक्रेट एक्टिविज्म, पैशन, अ सेलिब्रेशन ऑफ रूमी, द रिटर्न ऑफ मदर एंड सन ऑफ मैन। ये रहा BBC डॉक्यूमेंट्री जो 1993 में आई, द मेकिंग ऑफ अ मॉडर्न मिस्टिक। उसका सब्जेक्ट भी रहा उसमें ये। और ये है फाउंडर सेक्रेड एक्टिविज्म का। ये सेक्रेड एक्टिविज्म क्या है, ये मैं उसी की ज़बान में बोल देता हूँ आपको। क्या है ये सेक्रेडिज्म? सेक्रेड एक्टिविज्म क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ द यूनियन ऑफ अ प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एंड मिस्टिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड कंपैशन, पीस एंड एनर्जी विद फोकस्ड वाइज रेडिकल एक्शन इन द वर्ल्ड। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि ये सेक्रेड एक्टिविज्म क्या है उसके समझाने की बात है। ये जो नॉलेज है स्पिरिचुअल और मिस्टिकल, सूफियाना किस्म की ये जो गहराई है नॉलेज में, इस मजहब से मुतालिक, रूहानियत से मुतालिक, उसकी अंडरस्टैंडिंग, इस तमाम का जोड़ है। ये उस तमाम का इकट्ठा हो जाना है। इसने नजरिया लिया है ट्रू स्पिरिचुअलिटी का, जो है डिवाइनाइजेशन ऑफ अर्थली लाइफ थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। यानी कि जो हमारी जो दुनियावी जिंदगी है, इसकी डिवाइनाइजेशन, इसको रूहानी शक्ल देना, रूहानियत के हिसाब से लाना। किस तरह से? थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, रूहानी अमलियात करके। ये है इसका खास मकसद। तो अब हम लेसन पे ही ध्यान देते हैं सीधे। तो हम पढ़ रहे हैं लेह। लेह मतलब लद्दाख। लेह मतलब लद्दाख का एक इलाका, एक टाउन भी है ये लेह। उसी के बारे में ज्यादा बातें हैं यहाँ। तो ये ऐसे जो है इसी पर लिखा है। और खास करके इसमें जो बुद्धिज्म से मुतालिक जो स्पिरिचुअलिटी है वो काफी एक्सप्रेस हो जाएगी जब हम लास्ट वाले पैराग्राफ तक पहुंच जाएंगे। तो शुरू करते हैं पढ़ना। व्हाट डू यू थिंक ऑफ लेह? द इटालियन गर्ल आस्क्ड मी। तो ये कह रहा है, इटालियन गर्ल, इटली की लड़की ने मुझे पूछा, व्हाट डू यू थिंक ऑफ लेह? लेह के बारे में तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हारा ख्याल है लेह के बारे में? यानी कि लेह इलाके के बारे में क्या कहते हो? तो जवाब है इसका, आई एम फैसिनेटेड। मैं फैसिनेटेड हूं, मैं खिंचा गया हूं इसके साथ। मेरी तो कशिश हो गई है इसके साथ। जब आप इमोशनली अटैच हो जाते हो किसी तरफ,
वो फैसिनेशन कहलाती है। यू आर फैसिनेटेड, हाउ स्टूपिड, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन लैक। अब ये लड़की जवाबन कहती है, यू आर फैसिनेटेड, तुम फैसिनेटेड हो, हाउ स्टूपिड, कितनी बेवकूफी की बात है, बेहुदा बात है ये। देयर इज नथिंग लेफ्ट इन लह, लह में तो कुछ नहीं रखा, लह में कुछ नहीं रखा, क्या रखा है लह में? क्योंकि लह कोई मतलब सिनिक स्पॉट नहीं है, यहाँ कोई नेचुरल ब्यूटी नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जो इटालियन गर्ल है वो इसीलिए पूछ रही है। तो अब ये इसी के जवाब में ये बोल रहा है कि लह में क्या है। लह डज हैव चार्म, लह की अपनी चार्म है, लह डज हैव चार्म, डज का होना इस सेंटेंस में एम्फेसाइज करता है बात को। लह हैज चार्म, हम ऐसे भी बोल सकते थे सेंटेंस को, लेकिन इसने इसको डज के साथ लिखा है। तो ये इस तरह के सेंटेंस में जब मतलब डू को यूज किया जाता है तो बात को जोरदार बनाता है। यहाँ भी यही हुआ है, लह डज हैव चार्म, लह की चार्म है, लह में एक कशिश है। चार्म जो जादुई कशिश होती है किसी की खूबसूरती की वजह से, किसी की अच्छाई की वजह से, किसी और मतलब पर्सनालिटी ट्रेट की वजह से, कि यहाँ तो एक इलाके की वजह बोला कि तो उसके उस अंदाज में होने की वजह से भी तो चार्म है, एक कशिश है लय के अंदर। देयर इज नथिंग वट एवर टू डू, ये इसकी चार्म, दैट्स द लय चार्म, ये है लय की चार्म। देयर इज नथिंग वट एवर टू डू, कुछ नहीं है करने के लिए, बस ये लय की चार्म है। तो आमतौर से क्या होता है कि जिंदगी में भागदौड़ होती है, भागदौड़ होती है, पढ़ रहे हैं हम आगे, बहुत कुछ करना पड़ता है तो करना पड़ता है, लेकिन इंसान चाहता है सुकून भी, तन्हाई हो, कुछ नहीं हो, कुछ करने के लिए भी नहीं हो, वैरान ही वैरान जगह हो, बस इंसान ख्यालों में डूब जाए, बस बाहर कुछ नहीं हो। हमेशा आदमी मतलब सीनरी को नहीं देखना चाहता है, खूबसूरत चीजों को ही नहीं देखना चाहता। कभी कभार इंसान में ये भी ख्वाहिश होती है कि खाली खालीपन हो, कुछ नहीं हो, बस तन्हाई हो और वैराना हो, ये भी एक इंसान की कशिश हो जाती है। तो यहाँ भी लय में यही मिल रहा है, बस खाली है, कुछ नहीं है, सुकून ही सुकून है। देयर इज नथिंग टू डू बट टू स्लो डाउन, रिलैक्स, टू बिकम वन वास्ट ट्रांसपेरेंट आई, ये है लय की चाम के साथ। देयर इज नथिंग टू डू, कुछ करने के नहीं है, बट टू स्लो डाउन, बस स्लो डाउन करना है। जो मैंने पहले कहा था, जिंदगी में बड़ी भाग दौड़ होती है, बहुत बहुत काम ही काम, इंसान मतलब पैसे के पीछे जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए काम करता रहता है, भाग दौड़ करता रहता है, मुलाजमत है, नौकरी है, बिजनेस है, कुछ भी है, करता रहता है, कुछ ना कुछ उसको करना रहना, बहुत बिजी लाइफ रहती है। लेकिन फिर इंसान को सुकून चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए, इंसान को ठहराव चाहिए, आराम चाहिए, स्लो डाउन, कुछ नहीं करना है, और वो लह में मिलता है। तो इंसान के लिए यहाँ लय में कुछ करने के लिए नहीं है, बस स्लो डाउन करने के लिए अपनी जिंदगी को स्लो कर देना है, फिर रिलैक्स करना है, फिर आराम करना है, टू बिकम वन वास्ट ट्रांसपेरेंट आई, और हो जाना है एक बहुत बड़ी खाली खाली आंख, ट्रांसपेरेंट आई, मतलब ऐसी निगाह जो कुछ नहीं देख रही हो, ऐसा होना है। क्योंकि जब देखने के लिए कोई खूबसूरत, कोई अच्छी जगह, कोई सीनरी, कोई ब्यूटीफुल स्पॉट नहीं है तो क्या देखना है, खाली खालीपन है, जो भी कुछ करना है वो दिमाग से ही करना है। तो ले वो प्रोवाइड करता है। ये है वही स्पिरिचुअलिटी की तरफ बात, कि बाहर की चीजों से अलग अंदर की चीजों को देखना, महसूस करना उस स्पिरिचुअलिटी को। The soldest joy of Le is seeing its palace from every angle and in every light. तो कहता है सॉल्टेस्ट जॉय, जो सबसे सॉलिड खुशी है, सॉलिड को इसने यूज किया है एडजेक्टिव के तौर पर, सॉलिड, सोल्डियर, सॉल्टेस्ट। तो मतलब सबसे सॉलिड खुशी जो है लह की, वो है इसकी पैलेस को देखना, इसके महल को देखना, फ्रॉम एवरी एंगल, हर जाविये से, हर जाविये से इसकी महल को देखना, एंड इन एवरी लाइट, और हर रोशनी में। अगर लह की पैलेस को देखा जाए हर जाविये से, हर एंगल से, और फिर हर रोशनी में, तो ये सॉलिडेस्ट जॉय है,
अब हम आगे इसी बात पे पढ़ रहे हैं, इसको डिफरेंट एंगल से देखना और फिर डिफरेंट लाइट्स में देखना, ये पढ़ रहे हैं हम आगे। फ्रॉम बिलो एज इट स्टैंड्स इन द फुल डेजल ऑफ द मॉर्निंग सन, ये पहला है, पहला एंगल भी और पहली लाइट। फ्रॉम बिलो, नीचे से यानी कि नीचे वाले एंगल से देखना, इट एज इट स्टैंड्स इन फुल डेजल ऑफ द मॉर्निंग सन, जैसे ही ये खड़ी होती है वहां पर पूरी सुबह के सूरज की रोशनी में, फुल डेजल ऑफ द मॉर्निंग सन, फुल सुबह की डेजल में, सुबह के सूरज की डेजल में, डेजल होती है चकाचौंध करने वाली रोशनी, यहाँ तो भरपूर रोशनी की बात है, सुबह के भरपूर सूरज में इस महल को देखना नीचे से, एक सॉल्टिस जो है ये है, एंगल भी आया इसमें और लाइट भी आई। फ्रॉम फ्रॉम द साइड, और फिर इसको साइड से देखना, इसको साइड से देखना यानी कि इसके पहलू से देखना, एक तरफ से देखना इसको, दूसरा जो है इन द आफ्टरनून फ्रॉम रूफ ऑफ माई होटल, और साइड से देखना आफ्टरनून में, आफ्टरनून की रोशनी में, फ्रॉम द रूफ ऑफ माई होटल, मेरे होटल के छत से, इसके होटल के छत से, ये दूसरा एंगल है। एज वन ऑफ इट्स शेयर साइड्स इग्नाइट स्लोली इन द डस्क, जैसे ही इसकी एक शेयर साइड, जैसे इसकी पूरी साइड, जैसे कि इसकी पूरी एक साइड, शेयर साइड मतलब इसकी कंप्लीट साइड इग्नाइट हो जाती, रोशन हो जाती है, स्लोली इन द डस्क, धीरे धीरे डस्क में। डस्क तो वैसे शाम के पड़ने को कहा जाता है, लेकिन इसका यह मतलब है जब सूरज ढल जाता है तो जो रोशनी कम होती है तो साया बढ़ जाता है, तो उसमें जब इसकी चमक बन जाती है उस साइड की, वो बढ़ जाती है कंपैरेटिवली बाकी जो अंधेरा होता है बाकी मतलब महल पर, तो एक साइड जो इसकी इग्नाइट होती है, इग्नाइट तो वैसे जलने के लिए कहा जाता है लेकिन यहाँ रोशन होने के लिए, तो रोशन हो जाती है, तो उसमें भी इसको देखना बहुत खुशी वाली बात होती है। फ्रॉम बिहाइंड on the road to left from Sankar, as it rears ghostly in the moonlight, hardly distinguishable from the mossy dark rock it is built on. और कहता अब फ्रॉम बिहाइंड, इसको पीछे से देखना, अगले एंगल की बात है, मैं पिछले वाले एंगल से, ऑन द रोड टू लेह, उस रोड से जो लेह के लिए आ रही है, फ्रॉम संकर, संकर से जो रोड लेह के लिए आती है, उस रोड से भी इसको देखना, ये भी सॉल्टस जॉय है। एज इट रियर्स, जैसे ही ये रोड रियर करके घूम के पीछे से, घोस्टली इन द मूनलाइट, घोस्ट की तरह चांदनी रात में, भूत की तरह चांदनी रात में जैसे ही ये पीछे से होके आती है, हार्डली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द मासी डार्क रॉक इट इज बुilt on, मुश्किल से ही जब ये डिस्टिंग्विशेबल होती है, जब मुश्किल से ही ये इसको अलग किया जा सकता है उस मासी डार्क रॉड से, और इसी मासी, इस यानी इस बहुत बड़ी मास, मतलब जिसका मास बहुत ज्यादा है, जो बहुत बड़ी काली चट्टान से, जिस पर कि ये बनी हुई है, ये रोड बनी हुई है, जिस काली चट्टान पर ये रोड बनी हुई है, इस पर, इससे ये मुश्किल से ही डिस्टिंग्विशेबल होती है, मुश्किल से ही इसमें इसको डिफरेंट किया जा सकता है। डिस्टिंग्विशेबल दैट कैन बी मेड डिफरेंट, दैट कैन बी मतलब जिसको हम कहते हैं, कह सकते हैं कि फर्क जाहिर करना। हार्डली डिस्टिंग्विशेबल, जिससे मुश्किल से ही ये इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द रॉक, यानी कि रोड, जिस रोड पर ये बनी हुई है, जिस चट्टान पे ये रोड बनी हुई है, उस चट्टान से ही मुश्किल से ही ये अलग दिखाई देती है चांद की रोशनी में, उस चांद की रोशनी में ही इस रोड से इस लेह की पैलेस को देखना पीछे से, ये भी सॉलिड जॉय है। यू आर हैगलिंग फॉर वेजिटेबल्स इन द मार्केट एट सनडाउन, कहता है यू से मतलब कोई भी आदमी, आप हैगल कर रहे होंगे, यानी कोई भी आदमी अगर हैगल कर रहा होगा वेजिटेबल्स के लिए, हैगलिंग यानी कि ये जो लेन देन में झगड़ा कर रहा होगा बाजार में वेजिटेबल्स में के लिए, मार्केट में, सनडाउन पर, सन सूरज के नीचे आने पर, सूरज के
डूब जाने के मौके पर। एंड सडनली यू लुक अप एंड सी द लास्ट सन कैच द टॉप ऑफ वन ऑफ इट्स बालकनीज, और अचानक से फिर आप ऊपर देखते हो और देखते हो कि आखिरी सूरज की किरण, लास्ट सन से मतलब है सन रे, आखिरी सूरज की किरण कैच कर रही है इसकी बालकनीज में से एक की टॉप को। एक बालकनी जितनी भी है इसकी बालकनीज में से एक की टॉप को ये कैच कर रही है, इसकी सूरज की किरण इसको, यानी कि इसकी सूरज की, इस पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं इसकी बालकनी में से एक पर। अचानक से तुम देख रहे हो इसको सन डाउन के मौके पर, जब आप बाजार में हैगल कर रहे हो वेजिटेबल्स के लिए, तो उसको उस वक्त भी देखना बहुत खूबसूरत होता है, उस एंगल से, बाजार से देखते हुए एंगल से। और मौका होता है सूरज के डूबने का, जबकि आखिरी किरणें पड़ रही होती हैं इस महल पर। यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड इन इवनिंग, तुम बात कर रहे होंगे अपने दोस्त के साथ, कोई भी आदमी जब बात कर रहा होगा अपने दोस्त के साथ शाम को वॉकिंग अप द मेन स्ट्रीट, और वो वॉक कर रहा है, चल रहा है मेन स्ट्रीट से, मेन स्ट्रीट पे वो वॉक कर रहा है, यानी कि चल रहा है मेन स्ट्रीट, यानी लेह की जो सबसे बड़ी गली है उसमें से वॉक कर रहा है, चल रहा है कोई भी आदमी, तो क्या होता है, एंड एज यू टॉक यू सी दैट द मून हैज रिजन, और जैसे ही तुम बात करते हो, कोई भी आदमी अपने दोस्त के साथ बात कर रहा है शाम को, और लेह की गली में से चलते हो, मेन गली में से चलते हो, और जैसे ही वो बात करता है और देखता है कि चांद चढ़ गया है, एंड यू सी दैट द मून हैज रिजन अबव द पैलेस, और वो देखता है कि सूरज, ये चांद चढ़ गया है पैलेस के ऊपर, एंड सीम्स टू बी वियरिंग इट लाइक अ वास्ट इयरिंग, और लगता है कि जैसे इसने पहना हो इसको एक बड़े ईयर रिंग की तरह, यानी ये चांद जैसे लगता है एक बड़ी बाली की तरह लगा हुआ है इस महल के साथ, महल के साथ एक बाली की तरह दिखता हुआ है। जब कोई आदमी रात को चल रहा होगा शाम के वक्त बाजार में, इसकी गली, लेह की बड़ी गली में से होते हुए अपने दोस्त के साथ बात करते हुए, और जब चांद चढ़ा होगा तो दिखता है कि ये बहुत बड़ी ईयररिंग की तरह ये चांद जैसे लगता है ये महल ने पहन के रखा है, तो खूबसूरत दिखता है। ये भी सॉल्डेस्ट जॉय है इसको देखने का। You turn a corner of one of Leh's innumerable labyrinth streets, and for a moment a whole flank of the palace stands in front of you, bare and stark as the mountains that surround it. कहता है you turn a corner of one of you turn a corner of one of Leh's innumerable labyrinth streets, यानी कि आप एक कारण मुड़ते हो, एक कारण से घूम के आते हो लेह की जो इनन्यूमरेबल लेब्रिंथ स्ट्रीट्स हैं, लेह की जो लातैदाद किस्म की लेब्रिंथ गलियां हैं, लेब्रिंथ मतलब है भूल बलियों वाली गलियां, यानी कि इसकी जो लेब्रिंथ गलियां हैं, भूल बलियों वाली जो गलियां हैं लेह की लातैदाद, कोई भी शहर हो, कोई भी टाउन हो, उसमें जो गलियां होती हैं ना, वो होती हैं भूल बलियां की तरह। कोई अनजान आदमी जो है उन गलियों में फंस जाए तो पता नहीं चलता कहाँ से निकलना, कहाँ से जाना है, कौन किधर जाना है, क्योंकि शहर की गलियां ऐसी होती हैं, टाउन्स की गलियां ऐसी होती है। तो लेह के लिए भी इसने कहा इनन्यूमरेबल लेब्रिंथ स्ट्रीट्स, यानी कि इसकी जो कई इन्यूमरेबल मतलब जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, वैसे काउंट तो किया जा सकता है किसी बड़े से बड़े शहर की भी गलियों को, लेकिन ये कहने में आता है कि लेब्रिंथ की तरह बहुत ज्यादा गलियां हैं, क्योंकि अनजान आदमी कोई भी हो तो उनको लगेंगी ऐसी ही। तो लेब्रिंथ गलियों में से लेह की जो लातदाद लेब्रिंथ गलियां हैं, भूल बलियां जैसी लेह की गलियां हैं, जो ही आप किसी भी गली से एक कॉर्नर से होते हुए आते हो, मुड़ के आते हो, एंड फॉर अ मोमेंट होल फ्लैंक ऑफ द पैलेस स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू, और फिर एक लम्हे के लिए पूरा फ्लैंक पैलेस का, पूरे पहलू, फ्लैंक मतलब साइड, जो किसी चीज की साइड को कहा जाता है फ्लैंक, तो पूरा पहलू पैलेस का स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू, तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है, वो सामने आ जाता है, बियर एंड स्टॉक एज द माउंटेन्स दैट सराउंड इट, और बिल्कुल बियर एंड स्टॉक मतलब कंप्लीटली नंगा, डेजोलेट,
बिल्कुल जैसे कि माउंटेन्स दैट सराउंडेड, जैसे कि पहाड़ इसके आसपास हैं, पहाड़ भी वीराने हैं, बेयर एंड स्टॉक, नंगा, खाली खाली, कुछ उनमें नहीं है, डेजोलेट है सारा। तो उसी तरह से ये पैलेस भी सामने आती है। द क्वीन एंड हर फैमिली नाउ लिव इन द स्मॉलर पैलेस एट स्टोक। ये जो क्वीन और उसकी फैमिली, क्वीन और उसका खानदान अब रहता है एक छोटे से पैलेस में स्टॉक में, क्योंकि अब क्वीन वाला मसला रहा नहीं, ये पुराना दौर था बादशाह का। तो क्वीन और उसकी फैमिली अब रहती है छोटे से पैलेस में स्टॉक में। स्टोक एक और जगह का नाम है, 10 माइल्स अवे, जो 10 मील दूर है, वहां पर ये क्वीन रहती है एक और पैलेस में, जो छोटी पैलेस है। द पैलेस ऑफ ले इज एम्प्टी एंड क्रम्बलिंग, और ले की जो पैलेस है अब ये खाली है और टूट रही है। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मतलब गिर रही, टूट रही है पैलेस ले की, ये अब नीचे आ रही है, गिर रही, क्रम्बल हो रही है, क्योंकि यहाँ रहता नहीं है कोई। When you walk through its large vacant rooms, और जब कहता है जब कोई इसमें इसके वॉक करता है इसके बड़े बड़े खाली कमरों में से होते हुए, बड़े बड़े खाली कमरों में से जब कोई इस वॉक करता चलता है इस बड़े बड़े कमरों में से, इस लह की पैलेस के, फैट टेम माइस कम आउट ऑफ द डार्क कॉर्नर्स टू बी फेड। तो मोटे मोटे टेम माइस, मोटे मोटे घरेलू चूहे आते हैं डार्क कॉर्नर से, काले कोनों से, टू बी फेड, कि उनको खिलाया जाए। एक्चुअली माइस टैम नहीं होते, माइस को टैम नहीं किया जाता, चूहों को टैम नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ इसलिए कहा है इसने टैम, क्योंकि ये फैमिलराइज हो गए हैं लोगों के साथ, उनकी जान पहचान हो गई है। जब आते हैं कोई तो इनको आदत बन गई है इन चूहों को कि वो लोगों के सामने आ जाते हैं कि टू बी फेड, उनको खिलाया जाए। खाना खाने के लिए वो निकल आते हैं सामने इंसानों के। जो ही इंसान इस पैलेस के अंदर चले जाते हैं, खाली पैलेस के अंदर, तो वहां क्या होता है, चूहे आ जाते हैं इंसानों के आसपास। वो इसलिए कि टू बी फेड, कि उनको खाना दिया जाए, उनको खाना खिलाया जाए। इसी वजह से वो लोगों के साथ फैमिलराइज हो गए, फैमिलियरिटी इनकी बढ़ गई, उनके साथ जान पहचान, माने इंसानों की जान पहचान उनको हो गई है। इसी सेंस में इसने यहाँ वर्ड यूज किया है टैम, टैम हो गए हैं इसलिए वो। और ये फैट तो मोटे तो होने हैं, इनको खाना खूब मिलता है, तो इसलिए ये फैट हो गए हैं। तो अब अगले लेसन में हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे।